नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के असम पहुंचने से पहले कांग्रेस के सवालों की, बिहार में बिखरते एनडीए की, देखेंगे सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की अहम टिप्पणी को, राजस्थान में कांग्रेस के प्रदर्शन को, जानेंगे कैसे पंजाब में बढ़ी आप सरकार की मुश्किल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, वायनाड भूस्खलन के राहत पैकेज को बताया अपर्याप्त, राहत पैकेज को अनुदान में बदलने की मांग की। यूपी सरकार ने संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि सार्वजनिक भूमि पर स्थित है कुआं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 जनवरी को कोई भी फैसला लेने पर लगा दी थी रोक। दिल्ली विधानसभा में जमकर बरसी नेता प्रतिपक्ष आतिशी, कहा सिख और दलित विरोधी है बीजेपी। सीएम दफ्तर से भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाने का लगाया आरोप। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 856 अंकों की गिरावट के साथ 74,454 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 243 अंकों की गिरावट के साथ 22,552 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी असम पहुंचे। गुवाहाटी में पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन पीएम के असम पहुंचने से पहले ही दिल्ली में कांग्रेस ने असम के नेताओं के साथ हमला बोल दिया। पीएम मोदी पर सवाल की बौछार कर दी। भ्रष्टाचार, अवैध रेट होल माइनिंग, बेरोजगारी, असम की कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए। सवाल असम के सीएम से भी किए गए। तो क्या सवाल किए कांग्रेस ने, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम पहुंचने से पहले ही कांग्रेस ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जितेंद्र सिंह, गौरव गोगोई, भूपेन कुमार बोरा, देवव्रत सैकिया, रकीबुल हुसैन मीडिया के सामने बीजेपी सरकार से तीखे सवाल किए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी के कुशासन के चलते असम गहरे संकट में है। पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो अपने विफल वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन मॉडल को अब असम में लागू कर रहे हैं। बेरोजगारी अपने चरम पर है। असम की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। कानून और व्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी है। कानून का इस्तेमाल केवल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। अवैध अप्रवासियों से निपटने में भाजपा का पाखंड पूरी तरह से उजागर हो गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा दिया, लेकिन असलियत में एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई जिसके ब्रांड एम्बेसडर हेमंता बिस्वा शर्मा है, क्योंकि बीजेपी खुद हेमंता पर लगाए गए अपने आरोपों को भूल चुकी है। गोगोई ने पीएम मोदी से कहा कि क्या वो असम के सीएम से सवाल पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक होने के बावजूद मणिपुर में इस प्रकार की अस्थिरता कैसे हुई। अब क्या उत्तर पूर्वांचल का दायित्व हेमंता बिस्वा शर्मा पर नहीं है? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, हर तरफ हिंसा और दरार है। क्या ये है उत्तर पूर्वांचल के हेमंता बिस्वा शर्मा की चाणक्य नीति? गृहमंत्री अमित शाह ने सदन की मेज को ठोककर कहा कि असम अकॉर्ड के क्लोज 6 से जुड़ा जो काम राजीव गांधी नहीं कर पाए, वो काम बीजेपी सरकार कर दिखाएगी। बीजेपी ने कमेटी बनाई, लेकिन आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर तक नहीं किए गए हैं। वहीं असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि असम अकॉर्ड को हर हाल में लागू किया जाएगा, अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा, लेकिन असम अकॉर्ड को खत्म करके सीएए के हिसाब से असम में विदेशियों को जगह दे दी गई। फिर असम में जब दूसरी बार सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ तो अमित शाह ने संसद में 2019 में कहा था कि असम अकॉर्ड की आत्मा यानी खंड 6 को हर तरह का संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इस पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार ने स्वीकार ही नहीं की, जो कि असम के साथ धोखा है। पीएम मोदी असम पहुंचने से पहले बिहार पहुंचे थे। भागलपुर में उनकी रैली थी। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी की रैली में एनडीए के अंदर उत्साह नहीं दिखा, तो विपक्ष ने तीखे सवाल किए। तो क्यों पीएम मोदी के बिहार दौरे पर उठे सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से पहले ही विपक्ष ने कई सवाल उठा दिए। पूछा कि जो घोषणाएं पीएम मोदी ने 10 साल पहले यानी कि 2015 में की थी, उनका काम कहां तक पहुंचा। लालू यादव ने तो पीएम मोदी की घोषणाओं को जुमला बता दिया। भागलपुर में हुई रैली में नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में हुए कामों को गिनाया। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव की बात मंच से कही, जनता से सहयोग मांगा, लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में चुनाव का जिक्र तक नहीं किया। जेडीयू को उम्मीद थी कि एनडीए के अंदर
बिहार में सीएम दावेदारी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, पीएम मोदी अगर इसकी तस्वीर साफ भी नहीं करते हैं तो भी बड़ा संकेत जरूर दे जाएंगे। लेकिन पीएम ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे नीतीश कुमार या जेडीयू को खुश होने का मौका मिले। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव का नाम तक नहीं लिया, जबकि जेडीयू नेताओं का मानना था कि सभी असमंजस भागलपुर में पीएम के भाषण के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात नहीं कहकर विवाद को पीएम ने हवा दे दी है। विपक्षी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सीएम नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र जैसा धोखा होने की बात लगातार कर रहा है, जिसके बाद बिहार में नीतीश कुमार के तीसरी बार पलटने की चर्चा चल रही है। दरअसल जेडीयू की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पहले सीएम फेज तय हो जाए, उसके बाद सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हो। लेकिन बीजेपी ने अभी सीएम फेज को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यानी जेडीयू के लिए ये डर अभी भी बना हुआ है कि अगर बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे परिणाम सामने आए तो बीजेपी सीएम पद पर कब्जा कर सकती है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर सवाल कर रहा है, तो सवालों में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी घिरते जा रही हैं। वैसे तो जस्टिस चंद्रचूड़ को रिटायर हुए 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उनके फैसले और बयानों को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। और अब वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने बिना नाम लिए पूर्व सीजेआई पर तीखा हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने संविधान और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है। साथ ही संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी निभाने के महत्व पर भी जोर डाला। सीनियर एडवोकेट भारत का आधुनिक संविधानवाद विषय पर 29वें जस्टिस सुनंदा भंडारे स्मारक कार्यक्रम में व्याख्या दे रही थी। इस कार्यक्रम में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि संविधान और धर्मनिरपेक्षता जैसे अहम मूल्यों को आज कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की तरफ से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के महत्व को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम में इंदिरा जयसिंह के साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर, मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस विभू बाखरू भी मौजूद थे। अपने व्याख्यान में जयसिंह ने कहा कि नागरिकों के साथ व्यवहार करते वक्त संविधानवाद उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसका राज्य उल्लंघन नहीं कर सकता। हालांकि अब संविधान को खारिज करने की मांग बढ़ रही है, जो कोड एनालिसिस की जरूरत पर ही सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि संविधान बाध्यकारी मानदंड है। आज हमें कहा जाता है कि हम संविधान को केवल दिशा निर्देश के रूप में लें। हमें खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि संविधान उन लोगों के लिए भी बाध्यकारी है जो संवैधानिक शक्ति के पदों पर हैं। इंदिरा जयसिंह ने संविधान को लेकर न्यायपालिका के कर्तव्यों पर बात की। उन्होंने पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ के बयान का हवाला देते हुए आगे कहा कि ये थोड़ा दुखद है कि हमारे पास भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने कहा है कि ध्वजा न्याय का प्रतीक है। मेरे लिए न्याय का प्रतीक हमेशा से भारत का संविधान रहा है। बहुसंख्यकवादी मूल्यों के अनुरूप कानूनों की पुनर्व्याख्या एक बहुधार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डालती है। भारत की एकता और अखंडता को भी खतरा है। बता दें कि विपक्ष भी लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है। इंडिया गठबंधन ने संविधान को लेकर लोकसभा चुनाव के वक्त से ही मुहिम छेड़ी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस आज भी संविधान की गरिमा के लिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और अब इंदिरा जयसिंह ने भी संविधान को लेकर ये अहम टिप्पणी की है। संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ देशव्यापी मुहिम छेड़ रखी है, तो राजस्थान में भी कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ अब कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा का घेराव किया। जयपुर में उन्होंने सदन के बाहर तो प्रदर्शन किया ही, विधानसभा में भी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प की खबरें आई। तो कैसे कांग्रेस के प्रदर्शन से गरमाई राजस्थान की सियासत, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में सियासी पारा हाई है। एक तरफ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी विधायक विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। राजस्थान में पिछले 3 दिन से कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथे दिन भी उनका प्रदर्शन जारी रहा। प्रदेश भर से पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा तक मार्च निकाला। कांग्रेस समर्थकों ने हाथ में भाजपा के मंत्री माफी मांगो के पोस्टर्स लेकर अपना विरोध जताया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे नेताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, हल्का बल प्रयोग भी किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का आक्रोश शांत नहीं हुआ। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का आरोप लगाया। विधानसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। कांग्रेस विधायकों के विरोध के चलते सदन को 5 बार स्थगित करना पड़ा। कांग्रेसी विधायकों का आरोप है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को दबा रहा है और सरकार सदन चलाने की इच्छुक नहीं है।
दरअसल 21 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भजनलाल सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिस पर विपक्ष भड़क गया। गहलोत ने कहा था कि 2023-24 के बजट में भी आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था, जिस पर काफी बवाल हुआ। कांग्रेस विधायकों ने मंत्री से माफी की मांग की। बढ़ते विवाद के बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन विधायक पीछे नहीं हटे। उन्होंने छुट्टी के दिन भी सदन में धरना दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष की मांग के आगे सरकार झुकेगी? आखिर कब तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा? कांग्रेस के प्रदर्शन से राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है, तो दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में सरकार को बचाए रखना बड़ी चुनौती बन गई है। राज्य की भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार को गैंगस्टर चला रही हैं और राज्य में आम आदमी सुरक्षित नहीं है। इस बीच नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आज विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कुछ और बड़े दावे आप सरकार को लेकर किए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा में इस बात की नाराजगी जताई कि राज्य में संविधान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। 75 सालों में पहली बार हुआ है कि विंटर सेशन नहीं बुलाया गया। सारों पहले तो अफसोस की गल ये है कि जिहड़ी पार्टी ये सारन वध मंग करती रही कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक साडे पार्लीमेंटरी अफेयर्स के मुताबिक इन्हां दा कहना हुंदा सी कि तीनों सैशनस दे विच मिनिमम सिटिंग्स 40 होनियां चाहिए, 120 दिन होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन रनिंग अवे, भजदे नजर आ रहे। गवर्नमेंट को परफॉर्मेंस विखाण नूं कुछ भी है नहीं। तकरीबन तुसीं वेखो पहली दफा होया 75 सालां दे विच कि विंटर सैशन ही नहीं बुलाया गया। हुण स्पैशल सैशन का नाम दे दिता, किसी को पता ही नहीं स्पैशल सैशन किहड़ी गल कर। इस गल कारण स्पैशल सैशन है कि किसी आदमी की जिंदगी महफूज नहीं। इत्थे सरकार भगवंत मान ते रन नहीं कर रहे, इत्थे ते गैंगस्टर्स रन कर रहे। आपको बता दें कि कायदे से शीतकालीन सत्र दिसंबर में होना चाहिए, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। बाजवा ने सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अब जबकि बजट सेशन बुलाना चाहिए था, सरकार आज के सेशन को बुलाकर मात्र औपचारिकता निभा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी फ्रंटों पर सरकार फेल हो चुकी है। राज्य की अमन कानून की व्यवस्था तो पहले से ही चरमराई हुई थी, अब वित्तीय व्यवस्था भी चरमरा गई है। वहीं एक बड़ा दावा कांग्रेस विधायक ने किया कि आपके 32 विधायक उनके संपर्क में हैं, हालांकि उनका इरादा सरकार को तोड़ने का नहीं है। पंजाब में कांग्रेस बड़ा खेल करने की तैयारी में है, तो महाराष्ट्र में भी रोज कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे महायुति सरकार में दरार की खबर पर मोहर लगती जा रही है। कभी शिंदे के नाराज होने की खबर सामने आती है, तो कभी अजीत पवार के रूठने की चर्चा शुरू हो जाती है। शिंदे तो लगातार अपनी सरकार की परेशानी बढ़ाते चले आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मुझे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, जिस पर अब अजीत पवार ने बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा अजीत पवार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन बिखरता दिखाई दे रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के बीच कोल्ड वॉर दिखा जा रहा है। शिंदे ने हाल ही में कहा था कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस पर अजीत पवार का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये क्लियर नहीं है कि एकनाथ शिंदे ने अपने बयान मुझे हल्के में मत लेना के जरिए किस पर निशाना साधा। अजीत पवार ने खुद सवाल किया कि क्या शिंदे का इशारा शिवसेना यूबीटी की तरफ था या किसी और की तरफ। इस दौरान एकनाथ शिंदे भी वहां मौजूद थे। ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि कहीं ये बयान फडणवीस के लिए तो नहीं, क्योंकि शिंदे का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पहले से ही शिंदे और फडणवीस के बीच तनातनी चल रही है। शिंदे की हालिया चेतावनी ने इस तनाव को और ज्यादा हवा दे दी है। शिंदे ने कहा था मुझे हल्के में मत लो, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया उनका तांगा उलट गया, जिसके बाद से चर्चा है कि महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के तमाम फैसले देवेंद्र फडणवीस या तो रोक रही हैं या उन्हें पलट रही हैं। हाल ही में शिवसेना के कोटे से बनाए गए कई मंत्रियों ने भी इस बात की शिकायत शिंदे से की थी कि उनके विभाग की कई फाइलें सीएम कार्यालय ने रोक दी हैं। महाराष्ट्र में एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है, तो यूपी में योगी सरकार के लिए फिर मुश्किल खड़ी हो रही है। अब योगी के मंत्री ने ही भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया है और साथ ही खुद इसकी शिकायत भी कर दी है। बीजेपी के मंत्री ही जब भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी के स्वच्छ प्रशासन वाला दावा भी खोखला साबित हो रहा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। योगी सरकार में आंगनबाड़ी भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। खास बात यह है कि इस मामले में विभाग की मंत्री ने ही मोर्चा खोल दिया है। महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मंत्री ने अपने विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर निदेशक ICDS को पत्र भी लिखा है।
साथ ही मंत्री ने जिले स्तर पर हो रही भर्ती को रद्द करके इसे प्रदेश स्तर से कराने की मांग भी की है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 से अधिक पद खाली हैं। पिछले साल से ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन तमाम जिलों में भर्ती में अनियमितता की शिकायतें और हाई कोर्ट में याचिका की वजह से भर्ती की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा अभी भी जिलों में भर्ती का काम चल रहा है। इसके लिए शासन ने जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारियों को जिम्मेदारी दे रखी है। जिला स्तर के अधिकारियों पर नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी पसंद के आधार पर चयन करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब इस मामले में प्रतिभा शुक्ला ने ICDS को लिखे पत्र में भर्ती अनियमितता बरतने का खुला आरोप लगाया है। मंत्री ने अपने पत्र में अपने दौरे का हवाला देते हुए लिखा कि वह जिस भी जिले में दौरे पर जा रही हैं, वहां भर्ती में भ्रष्टाचार की ढेर शिकायतें मिल रही हैं। मंत्री ने लिखा कि DPO दफ्तर के बाबू आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से सीधे संपर्क कर उनसे पैसे मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई जिलों की भर्तियों में तो आय प्रमाण पत्र बनवाने तक में खेल की शिकायतें पहुँच रही है, क्योंकि भर्ती की योग्यता में आय की भी सीमा तय की गई है। ऐसी तमाम शिकायतों पर निर्देशालय कुछ नहीं कर रहा है और न ही शासन इसे रोक रहा है। ऐसे में अब आरोप भी लग रहे हैं। अब देखना होगा कि योगी अपनी सरकार की मंत्री की शिकायत पर कोई एक्शन लेते हैं या फिर नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी ने अपनी खास शिष्या को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। वो कई जगह पर उनकी कॉपी करती हैं, जैसे गुरुजी नेहरू जी को हर बात के लिए जिम्मेदार बताते हैं, तो शिष्या केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताना शुरू कर रही हैं। यह शुरुआत उन्होंने 2,500 रुपये जो महिलाओं को देने की बात आई तो उस पर ना नुकुर करती हुई दिखाई दी हैं। इससे लगता है आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।